तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो आज कल हम उत्तराखंड में पढ़ रहे थे उत्तराखंड की संस्कृति। और एज यू नो, जो बच्चे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैंने उत्तराखंड में आपको जिला सीरीज कंप्लीट करवा दिया है। जिला सीरीज की अगर वीडियो आपको देखनी हो, बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत डिटेल में जिला सीरीज पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड की हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट है 90 से 95 तक। बाकी एक दो पॉइंट तो ऐसे होते हैं, मैंने हमेशा से बोला 100% कुछ नहीं होता है। इसके अलावा मैंने तुम्हें उत्तराखंड के आंदोलन भी बहुत अच्छे से और उत्तराखंड का हर एक आंदोलन को पढ़ाया है। पर्यावरण वाले आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, राज्य आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन, ऑल थिंग्स आपको वहाँ पे कंप्लीट कराई गई है। इसके अलावा मैंने उत्तराखंड का एक और टॉपिक को छुआ है, वो है उत्तराखंड की संस्कृति, और जिसमें इंपॉर्टेंट है गढ़वाली कुमाऊनी को भी छूने की कोशिश करी है। तो उत्तराखंड की संस्कृति भी मैंने आपको पढ़ा दी है। ये 4-5 टॉपिक ऐसे जो मैंने अभी तक यूट्यूब में कंप्लीट करवा लिए है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हमारा टारगेट ये है कि उत्तराखंड का UKTSC का जो जो सिलेबस है उन सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट। आफ्टर दैट पेड कोर्स लॉन्च होगा, वो आप तब पढ़ सकते हैं जब एक बार फ्री सब कुछ पढ़ा लिया जाएगा। फिर भी किसी को पेड कोर्स खरीदना होगा तो वो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ पेड कोर्स कुछ नहीं होता है। आप नॉर्मल पहले एक बार फ्री में पढ़ के देखो, आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जबरदस्ती मैसेज मत किया करो, खासकर पेड कोर्स वाले तो कोई मैसेज ना करें। दूसरी बात, ये चीज हमने पढ़ ली है। संस्कृति में अभी कुछ चीजें बची हुई हैं। ये नहीं बोलूंगा कि संस्कृति 100% कंप्लीट हो गया। संस्कृति की वीडियो भी आपको देखने के लिए भी मिलेगी। जब दोबारा मैं संस्कृति की क्लास चलाऊंगा तो दोबारा से यहाँ पे आपको चीजें देखने के लिए भी मिलेंगी। कैसी? उत्तराखंड में जो मेले लगते हैं कहीं ना कहीं वो संस्कृति का हिस्सा है। उत्तराखंड के मेले जो लगते हैं वो कहीं ना कहीं संस्कृति का हिस्सा है। तो मेले मैंने करा लिए, पर मेले एक इंडिविजुअली टॉपिक है, वो स्टार्ट किसी एक दिन में पढ़ाऊंगा भी उत्तराखंड के मेले, तो उसमें ऐसा नहीं कि कोई कनेक्ट हो रहा होगा, वो आराम से याद हो जाएगा, है ना। तो संस्कृति में आएगा, ध्यान रखें। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करेंगे उत्तराखंड में, और इस सीरीज को भी काफी हद तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और काफी हद तक ये कंप्लीट हो जाएगा, उसी के बाद हम रुकेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या चीज हम पढ़ सकते हैं एक नई सीरीज शुरू करने? ये 4-5 चीजें मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है, पुराने बच्चों को पता होगा। और आज हम शुरू करेंगे उत्तराखंड का भूगोल। आज हमारी उत्तराखंड में एक सीरीज शुरू होगी, उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड का भूगोल जब उत्तराखंड में शुरू होगा तो जैसे हमने हिस्ट्री को कंप्लीट किया था वैसे ही भूगोल को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने आंदोलन क्या किया था, कल्चर को किया था, ऐसे ही हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के भूगोल को। ठीक है। अब उत्तराखंड के भूगोल को पढ़ेंगे तो पहला पॉइंट यह है, उत्तराखंड को भौगोलिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तराखंड को भौगोलिक आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन से ये 8 भाग हैं, इन 8 भागों को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला फैक्ट आपके पास यही होगा दोस्तों, उत्तराखंड को भौगोलिक आधार पर, उत्तराखंड को भौगोलिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है। उत्तराखंड को भौगोलिक आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। अब इन 8 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से ये 8 भाग होते हैं सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले आएगा गंगा का विशाल मैदान, या गंगा का मैदानी क्षेत्र, या गंगा का मैदान। ये दूसरा हमारे पास आएगा तराई क्षेत्र। तीसरा हमारे पास आएगा भाबर क्षेत्र। उत्तराखंड को इन क्षेत्रों में बांट रखा है। और उत्तराखंड को कितने भागों में बांट रखा है? 8 भागों में बांट रखा है। अगला आएगा हमारे पास दून द्वार क्षेत्र, जैसे हरिद्वार, कोटद्वार, देहरादून, हरकीदून, पाटलीदून। इसके बाद आएगा हमारे पास शिवालिक क्षेत्र, या शिवालिक हिमालय वाला हिस्सा। आफ्टर दैट हमारे पास आएगा शिवालिक से बड़ा क्या है, लघु और मध्य हिमालय, ये वाला हिस्सा पढ़ेंगे हम। लघु और मध्य हिमालय के बाद हम पढ़ेंगे बृहत हिमालय, और बृहत हिमालय के बाद हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय।
दोस्तों बोर नहीं होने देंगे आपको, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे और सारी चीज़ें याद भी कराएंगे। फिलहाल आज हम उत्तराखंड का भूगोल शुरू कर रहे थे। भूगोल शुरू करने से पहले मुझे ये बातें पता चल गई है कि उत्तराखंड के भूगोल को 8 भागों में बांटा गया है। और उत्तराखंड का भूगोल 8 भागों में कौन कौन सा है? गंगा का मैदान, तराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, दून और द्वार क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, लघु और मध्य हिमालय, बृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय। हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा एक तो ये कि पहले ये 8 भाग याद होने चाहिए। पेपर में 3 ऑप्शन यहां से आएंगे और एक ऑप्शन कहीं और से आएगा, कौन सा उत्तराखंड का भौगोलिक आधार पे हिस्सा नहीं है, ये कितने भागों में बांटा है। अब हमको इन भागों के अंदर जाना है और वहां से कुछ क्वेश्चन खींच के लाने हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। आज हम सीखेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक भाग विभाजन कैसे कैसे किया गया है, उत्तराखंड के कितने भौगोलिक भाग हैं वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखना, ये 8 भाग आपने उतार दिए होंगे और पहला भाग आप ध्यान रखेंगे। पहला पार्ट आपके पास हेडिंग के तौर पे आएगा गंगा का मैदानी भाग। तो पहला हिस्सा हमारे पास क्या होने वाला है? और पहला हिस्सा होगा गंगा का मैदानी भाग। गंगा का मैदानी भाग ये हमारा पहला पॉइंट है जो हम आज उत्तराखंड में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गंगा का मैदानी भाग से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें। गंगा का मैदानी भाग कौन होगा? जो जहां गंगा बहती होगी। उत्तराखंड में गंगा नदी बेसिकली बहती हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि मैदानी भाग। गंगा बनती कहां से? देवप्रयाग से। गंगा बनती ही कहां से है? देवप्रयाग से गंगा जी बनना शुरू होती है और देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक वो पूरा पहाड़ी एरिया ही है, ऋषिकेश तक। उसी के बाद मैदानी क्षेत्र लगता है, तो वही वाला एरिया तो गंगा का मैदानी भाग होगा। तो इसमें पॉइंट क्या आएगा? इसमें दक्षिणी गढ़वाल, दक्षिणी हरिद्वार का क्षेत्र आता है, दक्षिणी हरिद्वार का क्षेत्र। तो क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन किया है उसमें गंगा का मैदानी भाग कौन से जिले में आता है? तो हरिद्वार में भी आता है। और हरिद्वार के दक्षिणी हरिद्वार, पूर्वी हरिद्वार, पश्चिमी हरिद्वार, ऐसे क्वेश्चन बन गए तो आप क्या करोगे दोस्त? ऐसे क्वेश्चन पे आप क्या करोगे? दक्षिणी हरिद्वार। इस दक्षिणी हरिद्वार को भी थोड़ा जूम इन किया जाए तो किताबों में 2 नाम आते हैं। एक नाम आता है रुड़की और एक नाम आता है हमारे पास लक्सर। तो रुड़की और लक्सर का क्षेत्र दक्षिणी हरिद्वार में आता है और लक्सर और रुड़की का क्षेत्र ही गंगा का मैदानी भाग वाला क्षेत्र कहलाता है। गंगा के मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार के निम्न में से कौन सी जगह आती है? रुड़की, लक्सर, झबरेड़ा, ए और बी दोनों। तो हम क्या करेंगे? ए और बी और दोनों। हरिद्वार में बहुत सारी जगह है, तो गंगा का मैदानी भाग में 2 जगहों के नाम पर्टिकुलरली देखने के लिए मिलेंगे हमें, रुड़की और लक्सर। रुड़की को हमने जिला सीरीज में बड़े डिटेल में भी पढ़ा है। और ध्यान रखना, एक्स्ट्रा फैक्ट में लिख लेना जिसको नहीं पता, रुड़की का नाम रुड़की, रुड़की का नाम, रुड़की का नाम रुड़की किसकी वजह से पड़ा है? रूड़ी महिला की वजह से पड़ा है, रूड़ी नामक महिला के नाम से। रूड़ी नामक महिला के नाम पर ही रुड़की का नाम रुड़की पड़ा है। ऐसा क्वेश्चन एक बार आया था, मसूरी का नाम मसूरी क्यों पड़ा है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी क्यों पड़ा है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, रुड़की का नाम रुड़की किसकी वजह से पड़ा है? तो महिला के नाम से। अगला क्वेश्चन जो गंगा का मैदानी भाग है, ये दक्षिणी हरिद्वार रुड़की लक्सर वाला ही हिस्सा है। तो नदी जब बहती है तो अपने साथ मिट्टी लेके आती है, जिसी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और ये जो मिट्टी होती है ये 2 प्रकार की होती है और उन मिट्टियों को बांगर और खादर। तो इस क्षेत्र में क्या लिखेंगे? इस क्षेत्र में हमें सोइल दिखती है, इस क्षेत्र में हमें मिट्टी दिखती है। तो इस क्षेत्र में जो मिट्टी हमें दिखती है वो मिट्टी कौन कौन सी दिखती है दोस्त? तो हमें इस क्षेत्र में 2 प्रकार की मिट्टी दिखती है। एक मिट्टी का नाम होता है खादर और एक प्रकार की मिट्टी का नाम होता है बांगर। तो इस क्षेत्र में हमें 2 प्रकार की मिट्टी देखने के लिए मिलती है। एक प्रकार की मिट्टी का नाम होता है खादर और एक का नाम होता है बांगर। और ये आपको पता भी है यार, आपने जीके में भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी जब पढ़ा होगा, भारत की मिट्टियां। आप यूके ट्रिपल एस का सिलेबस देखो, जीके के भूगोल में भारत की मिट्टियां सिलेबस में है। तो खादर मिट्टी को बोला जाता है नई मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी। ये नई मिट्टी होती है जिसको नदी अपने साथ बहा के लाती है। और नदी जिस मिट्टी को अपने साथ बहुत पहले बहा के लेके आ गई है उसको बोला जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी।
तो इस क्षेत्र में बांगर और खादर पाई जाती है। अगर मिट्टी नई हो तो उसे खादर कहा जाता है, और अगर मिट्टी पुरानी हो तो उसे बांगर कहा जाता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होगा। तो क्वेश्चन आएगा, बांगर और खादर नामक मिट्टी उत्तराखंड के किस क्षेत्र में अधिकतम देखने के लिए मिलती है? तो गंगा के मैदानी भाग में ये मिट्टी अधिकतम देखने के लिए मिलती है। दूसरा मुद्दा, एक्स्ट्रा फैक्ट में अगर आप लिखोगे, आप मिट्टी के बारे में पढ़ रहे हो तो एक्स्ट्रा फैक्ट में लिख लेना, भारत में मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? भारत में मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत में मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। भारत में मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। सिंपल सा पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में। दूसरी बात, जब यहां पे बांगर और खादर मिट्टी पाई जाती है तो ये बांगर और खादर मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, और जब ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है तो इस क्षेत्र में खेती बाड़ी की जाती है, और इस क्षेत्र में गन्ना, गेहूं, धान उगाया जाता है। तो ध्यान रखना, इस मिट्टी के, किस मिट्टी के? बांगर और खादर। इस मिट्टी के उपजाऊ होने के कारण, उपजाऊ होने के कारण इधर किस चीज की खेतीबाड़ी की जाती है? गन्ने की। इधर किस चीज की खेतीबाड़ी की जाती है? धान की। और इधर किस चीज की खेतीबाड़ी की जाती है? गेहूं की। तो बांगर और खादर जब उपजाऊ मिट्टी होती है तो रुड़की और लक्सर वाले क्षेत्र में तुम्हें धान, गन्ना, गेहूं अधिकतम देखने के लिए मिलता होगा। तो उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग आज हमने पढ़ लिया है, और वो पहला भाग आपको आज याद भी हो गया है। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा है। क्या पढ़ा? दक्षिणी हरिद्वार का हिस्सा इसमें आता है। दक्षिणी हरिद्वार का हिस्सा भी रुड़की लक्सर वाला हिस्सा आता है। रुड़की लक्सर में रुड़की का नाम रुड़की किसकी वजह से पड़ा है? फिर हमने पढ़ा है इस क्षेत्र में नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और इस जलोढ़ मिट्टी को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एल्यूवियल सोइल कहते हैं शायद से अंग्रेजी में। बांगर और खादर। बांगर होती पुरानी मिट्टी, खादर होती नई मिट्टी। ये उपजाऊ होती है और इसमें खेती बाड़ी की जाती है। दैट्स वाई इस एरिया में गन्ना, गेहूं और धान मैक्सिमम या प्रचुर मात्रा पे उगाया जाता है। ओके, तो ये बातें पता चल रही है आपको। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बोर्ड से हट गया हूं, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम दूसरे भाग को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने तुम्हें 8 के 8 भाग लिखाए थे, तो ध्यान रखना दूसरा भाग कौन सा है? तो दूसरा भाग है हमारे पास तराई क्षेत्र। दूसरा भाग हो जाता है हमारे पास, अब वो भाग है हमारे पास तराई क्षेत्र। अब ये तराई क्षेत्र उत्तराखंड के भौगोलिक आधार पर दूसरा भाग है तराई क्षेत्र। इस तराई क्षेत्र में कौन सा एरिया आता है? तो इस तराई क्षेत्र में अगर क्वेश्चन आएगा किस जिले में मैक्सिमम तराई क्षेत्र है, तो मैक्सिमम क्षेत्र इसमें जो आता है वो आता है उधम सिंह नगर का। मैक्सिमम क्षेत्र इसमें जो आता है वो आता है इसमें उधम सिंह नगर का क्षेत्र। वही तो तराई क्षेत्र होगा, उधम सिंह नगर वाला एरिया। उधम सिंह नगर के चीजों को भी हम लिखेंगे तो किताबों में नाम देखने के लिए मिलेंगे आपको, नाम देखने के लिए मिलेंगे आपको। जैसे कि नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे क्या? काशीपुर। जैसे भी नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे क्या? रुद्रपुर, खटीमा, बाजपुर, सितारगंज। ये सारे के सारे नाम आपको इधर देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा, क्या इसमें सिर्फ उधम सिंह नगर है? नहीं, तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे नैनीताल प्लस पौड़ी। आप बोलोगे नैनीताल और पौड़ी कैसे हो सकता है भाई तराई क्षेत्र, वो तो पहाड़ी एरिया है। तो आप सही बोल रहे हो। तो नैनीताल और पौड़ी का दक्षिणी क्षेत्र, नैनीताल और पौड़ी का जो साउथर्न वाला एरिया है वो भी तराई भाबर में आता है। जैसे नैनीताल पहाड़ी पे है पर उसके दक्षिण में नैनीताल का एक एरिया है जिस जगह का नाम हल्द्वानी है। तो हल्द्वानी भी तो कहीं ना कहीं क्या है? तराई भाग। और पौड़ी जहां मैं रहता हूं, मगर हम तो गांव में जाते हैं तो पौड़ी पहाड़ी में है, मगर जिस एरिया में प्लेन्स वाले एरिया में मैं रहता हूं कोटद्वार, तो कोटद्वार तो तराई भाबर के जैसे है ना। कोटद्वार में तो एक जगह का नाम ही भाबर है, हम बोलते उसे भाबर चलना है, भाबर जाना है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कौन सा वाला हिस्सा हो जाएगा? कोटद्वार वाला हिस्सा हो जाएगा। पौड़ी में कौन सा क्षेत्र? भाबर होगा भाई या तराई क्षेत्र होगा भाई? ये होगा। तो ध्यान रखेंगे किताबों में लिखा है कि तराई क्षेत्र का मैक्सिमम हिस्सा उधम सिंह नगर में पाया जाता है। इसके अलावा तराई क्षेत्र नैनीताल और पौड़ी के दक्षिणी क्षेत्र में है, और हमने खुद ही एज्यूम किया कि नैनीताल का दक्षिणी एरिया हल्द्वानी और पौड़ी का दक्षिणी क्षेत्र कोटद्वार होता है।
इसके अलावा हमको ये भी याद करना है, ये आप इन जगहों के नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, रुद्रपुर, बाजपुर, सितारगंज, जिला सीरीज में सब कुछ पढ़ा रखा आपको, ठीक है, काशीपुर, जिला सीरीज में आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। और इसके अलावा खटीमा, मैंने डिस्ट्रिक्ट सीरीज में आपको ये सारी चीज़ें बता रखी है, तो आपने इन चीज़ों का नाम याद करना है, ठीक है। आजकल आबकारी का फिजिकल चल रहा था ना रुद्रपुर में, ठीक है, ध्यान रखें। रुद्रपुर में एक मेला भी लगता है, रामडोला का मेला। रुद्रपुर में एक मेला लगता है जिस मेले का नाम है रामडोला मेला। आजकल फिजिकल चल रहे होंगे आबकारी के यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये तराई भाबर का एरिया जो हमें किताबों में दिया है, अगर इस क्षेत्र से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बता दिया। अब चीजें क्या है, उन चीजों को समझते हैं। इस क्षेत्र में बारिश होती है, इस क्षेत्र में बारिश होने के बाद, इस क्षेत्र में बारिश होने के बाद दलदली भूमि पाई जाती है, दलदली भूमि या दलदली मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। तो दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, हमने बोला था ना, भारत में मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया, उनमें से एक मिट्टी दलदली मिट्टी भी है। तो नॉर्मल गंगा का मैदान भी मैदानी क्षेत्र है और तराई क्षेत्र भी मैदानी क्षेत्र है। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इन दोनों में डिफरेंट मिट्टी का ही आधार है कि तराई भाबर में दलदली मिट्टी पाई जाती है, वर्षा होने पर यहाँ किच्चड़ 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 वाला सीन हो जाता है, जबकि रुड़की लक्सर वाला जो एरिया है वो नदियों वाली मिट्टी है, और नदियों द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी बांगर और खादर कहलाती है। तो इनमें मिट्टी का ही डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे। तराई भाबर में बारिश होने के बाद कैसी मिट्टी पाई जाती है, दलदली मिट्टी पाई जाती है, और यही एक रीजन है जो इसको मैदानी क्षेत्र से अलग करता है। और एक क्वेश्चंस इस वजह से आपने प्रीवियस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंसी के साथ पढ़ा भी होगा कि इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में भाई, तराई क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा माय फ्रेंड, ये बार बार क्वेश्चन पेपरों में आएगा, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपरों में पूछा भी गया है कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, तो उस उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। एरिस्टन वॉल्स इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं, एरिस्टन वॉल्स। देखो, आकाश और पाताल, हम बीच में रहते धरती में, और धरती से ऊपर है देखो आकाश, और धरती के नीचे पाताल। तो इस क्षेत्र में दलदली मिट्टी पाई जाती है, तो इस क्षेत्र में कुएं ज्यादा होते होंगे, कुएं गहरे होते ना, गहरे। और कोई धरती के अंदर फंस गया गहरे, तो हम नहीं बोलते कि पाताल पहुंच गया, आकाश लोग पाताल लोग, तो पाताल तोड़ कुएं। तो पाताल तोड़ मतलब पाताल को तोड़ थोड़ा ना पाते, मीन्स गहरे 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 कुएं होते हैं वहां। इसलिए तो अगर हम कोई बोल दे ना कि बहुत तेज छक्का मार दिया, तो आकाश चोपड़ा कमेंट नहीं करता आईपीएल में कि गगनचुंबी छक्का मार दिया, आकाश को चूमने वाला छक्का मार दिया। कोई छक्का ऐसा मार सकता है क्या, ऐसा शॉट मार सकता है जो आकाश को चूम के आ जाएगी बॉल? पॉसिबल नहीं है ना, मगर काफी हाई मार देते तो बोलते हैं। तो पॉसिबल थोड़ा ना कि पाताल को तोड़ दो, बट क्या है कि बहुत गहरे होते, डीप, तो उनके लिए एक वर्ड बोला जाता है ज्योग्राफी में, पाताल तोड़ कुएं। तो क्वेश्चन आएगा पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं, तो पाताल तोड़ कुएं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम अगर आप सॉल्व आउट करोगे तो इस पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन पहले ही। अब आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, अब जब यहां पानी है, दलदली भूमि है, दलदली भूमि नमी वाली भूमि तो होगी, दलदल कहां पे होगा, जहां पे गीला होगा, नमी में तो होगा, इतनी बात तो क्लियर है। दलदली भूमि नमी वाले क्षेत्र में होगी। जब यहाँ पे गीला है, दलदली है, नमी है, पानी है, तो ध्यान रखना इस क्षेत्र में पानी वाली फसलें होती है, इस क्षेत्र में पानी वाली फसलें मुख्यतः उगाई जाती है, फसलें मुख्यतः उगाई जाती है। मतलब कई फसलें तुमने ऐसे देखी होगी, जैसे मेरा गांव है, मेरे गांव में ना एक्चुअल में आप बिलीव नहीं करोगे पानी की कमी, अभी भी मेरे गांव में पानी नहीं आता है, हम नवाले से पानी भर के लेके आते हैं हमारे गांव में जो होता है। तो हमारे गांव में खेती बाड़ी में धान वगैरह नहीं लगाते थे, धान हम वहीं लगाते थे जो नदी के किनारे होते थे, क्योंकि नदी से स्यारे लगा देते थे हम पानी। अब गाँव में पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, तो ऐसी खेती बाड़ी कैसे करेंगे जिसमें पानी चारते होंगे?
तो खेती कुछ ऐसी खेती है जो उकड़ेदान दाल दूल बोदी जिसमें पानी की बहुत ज्यादा नीड नहीं होती है। तो पानी की नीड जिस खेती बाड़ी में अच्छा होता है, पानी वाली फसलें मुख्यतः तराई भाबर के क्षेत्र में पाई जाती है। अब जब तराई भाबर के क्षेत्र में पानी वाली फसलें अधिक होती है तो पानी अधिक होने की वजह से इस क्षेत्र का नाम एक और पड़ जाता है, पानी अधिक होने की वजह से, पानी अधिक होने की वजह से। पानी अधिक होने की वजह से। अब हम गांव में बोलते ना कि जैसे तुमने नया नया मकान बनाया होगा तो नया नया मकान में सीमेंट प्लास्टर लगा होता है, तो हम गीला करते हैं ना उसमें, गीला कि मजबूती आ जाए सीमेंट में, तो हम नहीं बोलते मकान की तराई कर दो यार, मकान की तराई कर दो। बोलते कि नहीं बोलते कि मकान की तराई कर दो, मकान मजबूत हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो जब नए नए मकान को हम गीला करते हैं जानबूझ के सीमेंट को कि मजबूती हो जाए, तो ये भी तो तराई भाबर है। तो तराई मतलब गीला, नमी वाला क्षेत्र, पानी की फसलें। आप सब चीजों को रिलेट करोगे तो याद हो जाएगा। तो ध्यान रखना, पानी अधिक होने की वजह से इस क्षेत्र को तरी वाला भी कहते हैं। किस क्षेत्र को? तराई भाबर को तरी वाला भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, तराई क्षेत्र का, तराई क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तराई बोलो या तरी वाला बोलो, तराई या तरी वाला क्षेत्र। तराई और तरी वाला क्षेत्र क्या है? यही है। तरी बोलते भी कैसे? लिक्विड को, गीले को, नमी को। जब मीट मच्छी खाते ना लड़के, मैं तो खाता नहीं हूं, मैं तो हूं शुद्ध शाकाहारी, अपन अंडा भी नहीं खाता, बट जब पार्टी वार्टी में जाते दोस्तों के साथ तो बोलते ना कि तर्री तरी दे दो। तो तरी तरी दे दो मतलब मांस मत दो, हड्डी मत दो, मुर्गे की बकरी की तर्री तरी दे दो। तर्री लिक्विड के लिए बोला जाता है, लिक्विड के लिए। तो वही ये तर्री, तराई, गीला पानी, ये सब समझ सकते हो तुम। दलदली भूमि भी वही होगी जहां गीला होगा, तो सारों का आंसर तराई आएगा। सबको जोड़ो ना, देखो जी के जोड़ जोड़ के याद होगा, एक जैसे लगेगा आपको, आसानी से याद हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। अब लास्ट पॉइंट है, इस क्षेत्र में इंपॉर्टेंट करके ये वाला पॉइंट याद रखना है। किस क्षेत्र में? तराई क्षेत्र। इस क्षेत्र में उत्तराखंड के लोग तो रहते ही होंगे, मगर अभी गढ़वाली कुमाऊनी पेपरों में आ रही, तो हरिद्वार उधम सिंह नगर वाले ज्यादा बोल रहे ना कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उनको आती नहीं है गढ़वाली कुमाऊनी। क्योंकि इस क्षेत्र में पंजाबी लोग बस के आ गए हैं, जिनको उत्तराखंड की नागरिकता मिल गई है, मतलब उत्तराखंड में बहुत पहले से आ गए, उत्तराखंड के मूल निवास बन गए उनके। तो पंजाबी लोग हैं, पंजाबी मूल के लोग रहते होंगे उधम सिंह नगर में। क्या पता आप भी कोई वीडियो देख रहा होगा वो पंजाबी मूल का होगा। इस क्षेत्र में बंगाली मूल के लोग भी रहते हैं, बंगाली, बंगाल से आए हुए लोग भी उत्तराखंड में आके बस गए, जो उधम सिंह नगर वाले क्षेत्र में आके बसे हुए हैं। और इस क्षेत्र में हरियाणा मूल के लोग आकर भी बस गए हैं, जो कि उधम सिंह नगर वाले तराई क्षेत्र में बस गए हैं। ध्यान रखना, बंगाल से आने के बाद कुछ लोग यहाँ पे बस गए हैं, और पंजाब से आके भी कुछ लोग यहाँ पे बस गए। तो उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पंजाबी, बंगाली और हरियाणवी लोग देखने के लिए मिलते हैं? वो मिलेंगे उधम सिंह नगर के तराई वाले भाबर क्षेत्र में। इसीलिए ध्यान रखते हैं, पंजाबी लोग सिख धर्म वाले होते हैं, और उत्तराखंड की जनगणना में आप इस सिख धर्म को पढ़ोगे, और अगर क्वेश्चन आएगा सिख धर्म के मैक्सिमम लोग कहाँ रहते हैं, तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लिख भी लेना, सिख धर्म के मैक्सिमम लोग हरिद्वार में, सॉरी उधम सिंह नगर में ही रहते हैं। और जैसे कि हम घूमने के शौकीन हैं, मैं जाता रहता हूँ इधर से उधर घूमने, जब हम उधम सिंह नगर साइड जाएंगे, नैनीताल जाएंगे, और उधर के रास्ते जाएंगे हम रुद्रपुर होते हुए, उधर घूमने जाएंगे, कुछ काम से जाएंगे, तो सड़कों के किनारे, हाईवे के किनारे ढाबे भी मिलते हैं, कि बंगाली ढाबा, पंजाबी ढाबा, ऐसे ढाबा भी देखने के लिए मिलते हैं ना। ढाबा वालों ने नाम लिखे रहते हैं, खैरा ढाबा, वो ढाबा, अलाना ढाबा, फलाना ढाबा, है ना। तो वही चीज़, क्योंकि उस एरिया में पंजाबी, बंगाली और हरियाणवी लोग ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा किस क्षेत्र में मिलते हैं, तो ध्यान रखना तराई क्षेत्र में मिलते हैं। तो हमने ये चीज़ें लिख दी थी, क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। उत्तराखंड का दूसरा भौगोलिक आधार पर जो क्षेत्र है वो था तराई क्षेत्र, और इस तराई क्षेत्र को भी मैंने समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। तराई क्षेत्र से एक क्वेश्चन ये भी आप याद रख सकते हैं, एक ऑपरेशन चलाया गया था, एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा रहा हूं, और जीके में पढ़ते हैं हम इस एक्स्ट्रा फैक्ट को। इसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चलाया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था गोल्डन टेम्पल के लिए, स्वर्ण मंदिर के लिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था गोल्डन टेम्पल के लिए, गोल्डन टेम्पल के लिए, स्वर्ण मंदिर के लिए चलाया गया था।
स्वर्ण मंदिर पर एक बार आतंकवादी हमला हो गया था अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में, और इसके बाद या ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बहुत सारे सिख धर्म के लोगों ने पंजाब या अमृतसर से मूव कर दिया था। बहुत सारे लोग वहां से मूव होकर दूसरी जगह बस गए थे। तो वहीं से लोग दूसरी जगह जो मूव होके बसे थे, तो उस टाइम उत्तराखंड में भी वो आके लोग बसे थे। तो ये लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मैक्सिमम कहां आके बसे थे? रुद्रपुर में आके बसे थे। तो क्वेश्चन आएगा आपके पास। वैसे तो मैंने ये वाला पॉइंट आपको जिला सीरीज में भी पढ़ा रखा है, इसीलिए दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो और यही वीडियो पहली बार देख रहे हो तो एक बार जिला सीरीज कंप्लीट करके आ जाओ पढ़ने के लिए। जिला सीरीज अगर आपने पढ़ ली तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर रहेगा, और जब हम इंडिविजुअली टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। जिन बच्चों ने जिला सीरीज पढ़ी होगी उनको उधम सिंह नगर में मैंने ये फैक्ट पढ़ा भी रखा है, इसीलिए तो हमने पढ़ा। देखो रुद्रपुर भी लिखा होगा कहीं पे, रुद्रपुर, तो रुद्रपुर में भी तो सिख धर्म के लोग रहते हैं। अभी हमने पढ़ा ना सिख धर्म के लोग मैक्सिमम यूएस नगर रहते हैं। अब बेसिकली ये सिख धर्म के लोग यूएस नगर कब शिफ्ट हुए थे? ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान। अब आपने बताना है ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था। आज का दूसरा क्वेश्चन आपने जो कॉमेंट करके बताना है, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, और आगे पढ़ने के बाद एक और भाग हम पढ़ेंगे, और तीसरा भाग जो आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने भाबर क्षेत्र। तीसरा भाग है जो मैंने आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था भाबर क्षेत्र। उत्तराखंड को भौगोलिक आधार पर बांटा है, 2 क्षेत्र हमने पढ़ लिए हैं। तीसरा है भाबर क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियों के नीचे ये फैला हुआ क्षेत्र रहता है जो लगभग 10 और 12 किलोमीटर के एरिया में फैला है। तो ध्यान रखना इसकी परिभाषा या इसका एरिया क्या होगा? शिवालिक पहाड़ियों के निचले वाला भाग, निचले वाला क्षेत्र जो कि लगभग 10 और 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैला है। 10 और 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में शिवालिक हिमालय को नीचे जो फैला हुआ क्षेत्र है वही भाबर क्षेत्र कहलाता है। अभी हम पढ़ेंगे भी इसके बाद शिवालिक के बाद लघु और मध्य हिमालय, लघु और मध्य के बाद बृहत हिमालय, बृहत हिमालय के बाद ट्रांस हिमालय। हिमालय को ऊंचाई के आधार पर भी 4 भागों में बांटा है, और हिमालय को नदियों के आधार पर भी 4 भागों में बांटा है। ऊंचाई के आधार पर तो हम इसी में पढ़ लेंगे, बट नदियों के आधार पर हम जीके में पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना शिवालिक चोटियां सबसे छोटी छोटी, सबसे नीची नीची, सबसे बाहर की चोटियां होती हैं। अभी तो हम शिवालिक पर्वत को हेडिंग के तौर पे भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना 8 प्रकार है उत्तराखंड में भौगोलिक क्षेत्र के, उन 8 में से एक शिवालिक भी है। तो शिवालिक को तो हम हेडिंग के तौर पे पढ़ेंगे। तो उसी शिवालिक पहाड़ियों के नीचे जो ये छोटे छोटे मैदानी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को ही क्या बोला जाता है? भाबर क्षेत्र बोला जाता है। अब भाबर क्षेत्र की औसत चौड़ाई लगभग आपको 10 से 12 किलोमीटर देखने के लिए मिलती। अब आपको और क्या देखने के लिए मिलता है? क्वेश्चन आएगा भाबर क्षेत्र को कहां से कहां तक दर्शाया गया है? तो लिख लीजिएगा किताब के अनुसार भाबर क्षेत्र चंपावत से दून तक का एरिया है, दून तक का क्षेत्र। या भाबर क्षेत्र उत्तराखंड में कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो चंपावत से देहरादून तक ये क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है। आपने देखा भी होगा उत्तराखंड का नक्शा, ऐसे आयताकार नक्शा है उत्तराखंड का, ठीक है। चंपावत यहाँ पे यूएस नगर नैनीताल के ऊपर, और चंपावत के निचला टनकपुर वाला एरिया, ये नीचे नीचे वाला एरिया, ये देहरादून वाला एरिया। यही एरिया के लिए क्या बोल रहा है? ये भाबर क्षेत्र कह रहा है कि चंपावत से लेके देहरादून तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा? इसका जो पश्चिमी भाग है चंपावत तो किधर हो जाएगा? पूर्व में हो जाएगा, जिधर से सूरज निकलता है चंपावत। ये उत्तराखंड का मैप ये है, तो चंपावत की लोकेशन ये है, ये तो हो जाएगा ईस्ट, और देहरादून की लोकेशन ये है, ये हो जाएगा वेस्ट। पूर्व हो जाएगा और देहरादून हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, देहरादून हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। तो ध्यान रखना भाबर क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र में अधिक चौड़ा है, पश्चिमी क्षेत्र में ये अधिक चौड़ाई है इसकी। अब आप बोलोगे सर आप क्या पढ़ा रहे हो? ग्रुप सी में ऐसा क्वेश्चन आएगा, भाबर क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भाबर क्षेत्र शिवालिक हिमालय के तलहटी वाला क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र
चंपावत से लेकर देहरादून तक फैला हुआ क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा है या पश्चिमी साइड ज़्यादा है। ये तीनों कथन सत्य है या एक कथन असत्य है, दो कथन सत्य है या ए और बी सत्य है। कैसा क्वेश्चन बनेगा? ऐसा क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। अब बीपीडीओ का पेपर तुमने देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन बन रहे। वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने का जमाना गया कि आपने एक चीज़ रट ली और आप सहिंसा बन गए। नहीं दोस्त, अभी आपको फैक्ट पता होने चाहिए, तभी एग्जाम निकलेगा। प्लीज़ डिटेल में चीज़ों को पढ़ लो। डिटेल में चीज़ें पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत है यार, एक बार ना तमीज़ से अच्छे से पढ़ लो, फिर देखो कहाँ दिक्कत आ रही, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो भाबर क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के निचले वाला क्षेत्र जो कि लगभग 10 और 12 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ है, और यह क्षेत्र बेसिकली चंपावत और देहरादून के बीच में पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये क्षेत्र आगे जाने पर या पश्चिम की ओर बढ़ने पर यह क्षेत्र अधिक चौड़ा देखने के लिए मिलता है। और इस क्षेत्र में जो मिट्टी या इस क्षेत्र में जो भूमि पाई जाती है, इस क्षेत्र की भूमि क्या होता है? ऊबड़ खाबड़। इस क्षेत्र की जो भूमि होती है ऊबड़ खाबड़ होती है, या इस क्षेत्र की जो भूमि होती है वो पथरीली भूमि होती है। तो ध्यान रखना, गंगा का मैदानी भाग, तराई भाग और भाबर क्षेत्र, निम्न में से कहां पर ऊबड़ खाबड़ या पथरीली भूमि पाई जाती है? तो भाबर क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ या पथरीली भूमि पाई जाती है। हर एक चीज को, हर एक फैक्ट को, हर एक पॉइंट को समझो, और जब तुम किसी चीज को समझते हो ना तभी कॉपी में लिखो यार। किसी भी चीज को कॉपी में लिखने का अधिकार तुम्हारे पास तभी है जब तुम उस चीज को समझ गए होंगे। अगर आप किसी मुद्दे को, किसी फैक्ट को समझ ही नहीं पा रहे हो तो आपको उतारने का भी कोई अधिकार नहीं है। उतारेगा तो वो जो समझ गया होगा। तो हर एक पॉइंट को समझो प्लीज, ठीक है। तो आज की क्लास में हमको भूगोल शुरू कर लिए हमने, और हमको 8 प्रकार पढ़ने हैं उत्तराखंड के भौगोलिक आधार के, जिसमें से 3 आधार हमने आज पढ़ लिए हैं। और इन 3 आधारों को बहुत अच्छे से समझाया है। इन 3 आधारों को याद करेंगे। आने वाले 2-3 आधार हम कल क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ गलती हो गई होगी तो माफ करना, करेक्शन करना, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो 1-2 लोगों को जरूर शेयर करना।